जय हिंद दोस्तों। यदि आप बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार सिविल कोर्ट, एसएससी जीडी 2022 की तैयारी करते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 50 जीके, 25 जीएस का फुल डिस्कशन सॉल्यूशन इसमें होने वाला है। तो जो भी चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो जब भी बनाए तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपने तैयारी को और मजबूत करते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि 2023 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह भारत इसका मेजबानी करेगा। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2022 में कहाँ हुआ था। तो इसका जो 2022 में एससीओ का जो सम्मेलन हुआ था उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार पाने वाले विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञान पत्रिका है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह CSIR के द्वारा किया जाता है। और CSIR का एक बार स्थापना भी पूछ लिया गया था एग्जाम में। तो इसकी स्थापना आपको 1942 में किया गया था और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए 8 चीते को रखा गया है? यह भी आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कूनो नेशनल पार्क में, और यह MP में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबानी कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये अपना प्यारा सा भारत करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मानव अधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे UK में लॉन्च किया गया और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, और एक 9 डिग्री भी पूछा जाता है और 8 डिग्री भी पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कितना डिग्री, ये आपको 10 डिग्री हो गया। तो 9 डिग्री किसको अलग करता है? तो आपको मालदीव को मिनी क्वाई से अलग करता है। और साथ ही यदि पूछ दिया 9 डिग्री चैनल तो करावाती को यह मिनी क्वाई से अलग करता है। और ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, और दक्कन चैनल किसे अलग करती है? तो यह दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान के अलग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी जब सेट लगाते होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को कोई तटरेखा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार का जो कोई भी जो तट है आपको राज्य तटरेखा समुद्र से नहीं लगा हुआ है। बाकी आंध्र प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, ये सब सारे की जो सीमा है आपको तटरेखा से लगती है। लेकिन यदि ये क्वेश्चन एक दरोगा में पूछा गया था कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, तटीय राज्य हैं, तो आपको टोटल 9 है जो आपको तटीय राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, और सबसे अधिक जो तट वाला जो राज्य है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो गुजरात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी मालदीव हो जाएगा जो इसका सदस्य नहीं है। तो बिम्स्टेक में जो आते हैं कि कौन कौन सा देश आते हैं तो उसे मैं एक बार बता देते हैं, आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा। एक बांग्लादेश हो गया, एक भारत हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। ये सब सारे देश हैं जो आपको बिम्स्टेक के अंतर्गत आते हैं। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और बिम्स्टेक के क्वेश्चन में फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया था कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसे आप कहीं पर लिख लीजिएगा। बताते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृत साहित्य के लिए आपको वाचस्पति पुरस्कार के दिया जाता है। और साथ ही इसकी स्थापना आपको 1992 में किया गया था और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। लेकिन यदि यह पूछता है कि साहित्य का जो पुरस्कार दिया जाता है वह कितने भाषाओं में दिया जाता है, तो टोटल आपको 24 भाषाओं में दिया जाता है। और साहित्य का जो प्रथम पुरस्कार है
वह किसको और किस भाषा के लिए दिया गया था, तो ये भी आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। तो 1955 में संस्कृत के लिए दिया गया था, और यह जो दिया गया था आपको लक्ष्मण शास्त्री जोशी को दिया गया था। ये सब सारे पॉइंट आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को यह पुरस्कार दिया गया। और यह कब दिया गया, यह भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में कब नोबेल पुरस्कार दिया गया, और जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है इन्हें कब दिया गया। ये सब सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इस सारे को हम इसमें डिटेल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आप निश्चित रूप से रेगुलर देखते हैं तो आपका करेंट अफेयर्स, जीके और जीएस का जो अच्छा नॉलेज होगा अब आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम इसका डिस्कशन की तरफ। तो हरगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो आपको 1968 में दिया गया था, और इनको दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। और सुब्रमण्यम को दिया गया था, एस चंद्रशेखर को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1983 में दिया गया था, और इनको भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था। और एक क्वेश्चन और है कि सीवी रमन को जो दिया गया था ये 2009 में दिया गया था, और इनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माधव निदान पुस्तक संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, रोग विज्ञान से यह संबंधित हो जाएगा। और चिकित्सा से संबंधित आपको एक पुस्तक है चरक संहिता, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चरक संहिता है जो किस क्षेत्र से संबंधित पुस्तक है, तो आपको वह चिकित्सा हो जाएगा। और गणितीय खगोल विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे आपको कहते हैं हिपिकर्स उसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, 2011 में किस नए राज्य की स्थापना हुई। तो 2011 में किसकी स्थापना हुई, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिणी सूडान की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह विश्व का जो था आपको 96वां देश था, 196, लेकिन आपको यूएनओ को कह दिया था 193 देश हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एशियाई खेल में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो यह जो प्रथम महिला हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी कमलजीत सिंधु हो जाएगी, जिन्होंने आपको स्वर्ण पदक जीता है। और पीटी उषा ये आपको एक एथलीट थी, और इनको जो आपको दिया गया था अर्जुन पुरस्कार 1984 में दिया गया था। और कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी थी जो ओलंपिक में पहला कांस्य पदक जीतने वाली महिला थी, महिला के क्षेत्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि टाइगर रेंज कंट्रीज समिट 2022 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आयोजन आपको रूस में किया गया। ये आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि विलियम समोई आरोप रूटो को देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन्हें केनिया का राष्ट्रपति चुना गया है, विलियम समोई आरोप रूटो को। और केनिया से एक बात याद रखिएगा कि जो केनिया है इसकी आपको राजधानी कहाँ है, तो इसकी आपकी नैरोबी राजधानी है, और नैरोबी में ही यूएनईपी का मुख्यालय है, यूएनईपी का, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में 350वीं जयंती पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुद्ध के जन्म से यह संबंधित है। और जो अशोक ने आपको रुमनदेही का विजिट किया था ये आपको 20 वर्ष की आयु में इन्होंने विजिट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है, और यह कहाँ स्थित है, तो आपको यह नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, और इसकी जो स्थापना आपको 1793 में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद अब्दाली का
विश्वास पात्र था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नजीब खान जो था आपको अहमद शाह अब्दाली का एक विश्वास पात्र माना जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1875 में इसकी स्थापना आपको किया गया था, आर्य समाज की स्थापना। और स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ जान लीजिए, इससे कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट। इन्हीं के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था, और साथ ही इन्होंने ही एक सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक नामक प्रकाशित किए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि सामाजिक त्यौहार नुआखाई, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बनारस घराने से। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत के प्रमुख नदियां आवे उनके उद्गम स्थल से आपको जोड़ के बताना है कि इसका जो उद्गम कहाँ से हुआ था। तो यमुना का उद्गम जो हुआ है आपको यमुनोत्री से हो जाएगा, और कृष्णा का जो उद्गम हुआ है आपको महाबालेश्वर से हुआ है, और साथ ही जो गोदावरी का जो उद्गम है आपको नासिक से हुआ है, और महानदी का उद्गम आपको सिहवा से हुआ है। तो ए का आपको 4 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि टर्न झील संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह सर्क से संबंधित है टर्न झील। और यह टर्न झील कहाँ देखने को मिलता है? तो हिमनद जो जहाँ पर अधिक बर्फबारी होती है वहाँ पर आपको टर्न झील देखने को मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुद्रा बाजार से असंगठित भाषा है, असंगठित भाग्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साहूकार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? ऑप्शन नंबर बी अंचल संपत्ति है जो आपको न्यूनतम तरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था, जिसे आपको इंग्लिश में पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं? तो वह किसको कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन को कहा था। और क्रिप्स मिशन के बारे में कुछ जान लीजिए कि क्रिप्स मिशन का जो गठन किया गया था या इसका जो घोषणा किया था आपको 11 मार्च 1942 को किया गया था, लेकिन यह भारत कब पहुंचा? तो आपको यह 23 मार्च 1942 को पहुंचा था। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जान लीजिए कि इसकी जो अध्यक्ष कौन थे, या फिर इसका जो उस समय जब किया गया था उस समय आपको इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल उस समय प्रधानमंत्री थे, और क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष आपको स्टैंड फॉर क्रिप्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? जब नमक सत्याग्रह उस समय चल रहा था तब महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उनके स्थान पर उनका जो आंदोलन का नेतृत्व है वह किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब्बास तैयब जी के द्वारा किया गया था। और महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को यह प्रारंभ किया गया था। और इन्होंने तोड़ा कब था? तो 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1942 को इन्होंने जो नमक कानून था उसे तोड़ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, BR अम्बेडकर के बीच हुआ था, और यह आपको 1932 में यरवदा के जेल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो इरविन समझौता है वो कब हुआ था? तो आपको 5 मार्च 1931 को हुआ था, और भारतीय एवं इरविन के बीच हुआ था, महात्मा गांधी और इरविन के बीच हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो रामचंद्र पांडु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नाना साहब को क्या कहा जाता था? तो धोंधू पंत नाना साहब को कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्ण
आर्द्र जो जलवायु के जो पौधे हैं वह चावल आपको उसमें एक महत्वपूर्ण आता है। और चावल जो सबसे अधिक उगाया जाता है वो भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भारत का प्रमुख फसल भी आपको खाद्य पदार्थ चावल ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। जो कैबिनेट मिशन आई थी उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। और इसमें कितने सदस्य थे और कौन कौन थे यह भी क्वेश्चन आपको पूछा था। इसके अध्यक्ष कौन थे? चलिए नेक्स्ट को आपको बता देते हैं इसमें इसका टोटल डिटेल्स हम। इसमें आपको टोटल दिया 3 सदस्यीय मिशन था, जिसमें कि आपको एक हो जाएंगे लॉर्ड जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स हो जाएंगे, एगो पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे, एगो एबी अलेक्जेंडर हो जाएंगे। ये 3 प्रमुख व्यक्ति थे। और इसमें यह भी पूछा था कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। लेकिन जो आपको यह भी पूछा जाता है कि इसमें एक प्रमुख नौसेना के एक प्रमुख थे, वो आपको एबी अलेक्जेंडर हो जाएंगे, जो आपको नौसेना के प्रमुख थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 33। मिनर्वा मिल्स व अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह वैधानिक दृष्टि से निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों की उच्चता का स्थिति प्राप्त करता है। यह भी आपको यह सही दिया गया। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि जो मिनर्वा मिल्स हुआ था वह कब हुआ था? तो आपको 1980 में यह देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए यदि आपको 6 माह से अधिक आपातकाल जारी रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रत्येक 6 माह बाद सांसद को स्वीकृति आवश्यकता होगी। यदि आप प्रत्येक 6 माह के बाद आपको सांसद की स्वीकृति मिलती जाती है तो आप उसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और चलिए, और यह जो इसका वर्णन किया गया था वो कितना अनुच्छेद में किया गया था? तो 352 अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1971 में इसे आज़ाद कर दिया गया था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और दोनों इसका सही है। तो इसकी जो उत्पत्ति यानी कि इसका जो गठन किया गया था आपको 1955 में किया गया था। और आयोजित से कौन सा सम्मेलन था? तो वांगडू सम्मेलन में इसका गठन किया गया था। और सदस्यों के लिए एक शर्त के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन कि राज्य बहुपक्षीय संगठन गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकता है। ये जो कथन आपको दोनों सत्य दिए गए थे। और गुट निरपेक्ष का जो गठन किया गया था इस उद्देश्य से गठन किया गया था कि जो उस समय का जो शीतकालीन युद्ध चल रहा था उससे अपना एक अलग पक्ष बनाना और दोनों पक्षों के बीच में उसे शांति वार्ता का एक जो प्रमुख जो कड़ी बनने वाली थी आपको गुट निरपेक्ष बनाने का इसका मुख्य उद्देश्य था, ताकि आगे यह युद्ध आगे ना बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको यह सुमेलन नहीं सही है, लेकिन रूस का मॉस्को हो जाएगा, कनाडा का ओटावा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का आपको राजधानी कैनबरा हो जाएगा। लेकिन जो चीन की राजधानी है आपको संघाई नहीं यह होकर यह कहाँ हो जाएगी? तो बीजिंग इसकी चीन की राजधानी है। और इसकी मुद्रा आपको रेमन बी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति लंदन से वारसाई के लिए एक सीधी रेखा वंचित है, दूसरी रेखा वर्साई से ओस्लो और तीसरी रेखा ओस्लो से लंदन के लिए खींचता है। ये तीनों सीधी रेखाएं एक त्रिभुज का निर्माण करती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज में पूरी तरह आएगा? इस त्रिभुज के अंतर्गत आपको डेनमार्क देखने को मिलेगा। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो आपको कोपेनहेगन इसकी राजधानी हो जाएगी। और डेनमार्क है जो विश्व की डायरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियाँ प्रचलित हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, जो आपको महत्वपूर्ण 9 लिपियाँ देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आपको 243 के ई में पंचायत राज की जो अवधि है वो 5 साल होगी, या फिर जो उसका कार्यकाल है वह यदि बीच में ही विघटित हो जाती है तो उसे किस तरह का कब एग्ज़ाम जो उसका चुनाव है वो कब, ये सब सारी जानकारियां हैं आपको
43 के ई में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा लगता है 41 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशोक मेहता समिति के द्वारा न्याय जो पंचायतों की गठन का सिफारिश किया गया था। और इसका जो त्रिस्तरीय जो हो जाएगा आपको बलवंत राय मेहता के द्वारा इसका गठन करने की बात कही गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इसका एक सही नहीं हो जाएगा, बाकी आपको सब सही दिए गए। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, यह भी सही है। और इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, यह भी सही है। और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यह भी आपको सही हो जाएगा। इसका पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, इसका जो अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा RSM जो कार्यक्रम है ये रोजगार से संबंधित ना होकर ये आपको राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो जाएगा। इसकी जो शुरुआत आपको 2009 में किया गया था, लेकिन आपको मनरेगा हो गया। इसकी शुरुआत है जो आपको 2009 में भी इसे शुरू किया गया था, लेकिन ये आपको पहले नारेगा था, लेकिन 2009 में इसे मनरेगा कर दिया गया था। तो नरेगा की स्थापना आपको जो किया गया था, इसका जो गठन 2006 में किया गया था, 2006 नहीं 2005 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट द 75 दस्तावेज का कौन सा संस्थान तैयार करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह नीति आयोग के द्वारा इसका गठन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत? आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत के द्वारा जो आपको जमीनी स्तर पर जो भागीदारी लोकतंत्र भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो किया गया था। और यह कब किया गया था? तो जो 73वां जो आपको संविधान संशोधन जो हुआ था आपको 1942 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे, अब 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था जिसे आपको लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, ये आपको 1976 में हुआ था। और 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जिसमें आपको दल बदल के से संबंधित 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। और 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था आपको 1989 में हुआ था, जिसमें आपको यह प्रावधान किया गया था कि आपको जो पहले जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष थी, लेकिन उसे घटाकर कितना कर दिया गया? 21 से घटाकर आपको 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोग एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। तो वह कितने वर्ग के लोगों के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 से 14 वर्ग के लोगों के लिए। और यह लागू कब से कर दिया गया था? तो आपको 2001 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि भारत में किस वर्ष को में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1973 से 74 के बीच जो बजट पेश किया गया था उसमें आपको 550 करोड़ रुपये की घाटा देखने को मिला था, तो उसी के कारण इसे काला बजट भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिख लेते हैं, अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1869 में इसे लागू किया गया था। कौन सा? तो अंग्रेजों के द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम। और यह क्यों लिया गया था? तो जब चाय की खेती करने के लिए जो मजदूर होते थे उसे मजबूर करने के लिए, जो चाय की खेती करने वाले मजदूर होते जो अपने मन से कभी कभी चले जाते थे कभी काम छोड़ के, लेकिन इस अधिनियम के तहत उसने क्या कर दिया था कि बिना उसके अनुमति से कोई भी काम छोड़ के नहीं जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो यह जो आपको जो प्रमुख एक चोटी है जो आपको भारत में पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कामेट है जो आपको यह भारत में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 756 मीटर टोटल इसकी ऊंचाई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मकालू है जो आपको चीन और नेपाल में पड़ता है, और नामचा बर्मा आपको चीन में पड़ता है, और जो अन्नपूर्णा है आपको यह नेपाल में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 15
16, 19, 29 और 30 जो इतने जो अनुच्छेद है ये केवल इसे भारतीय ही यूज कर सकते हैं और बाकी के लिए यह इसमें प्रावधान नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा निम्नलिखित में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्यूरी है जिस सिद्धांत से आपको संबंधित नहीं हो जाएगा। तो क्यूरी का जो संबंध है आपको रेडियम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूजेनिक्स एक जो सिद्धांत है विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसमें आपको इसका वर्णन किया गया है कि जो मानव की जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ताओं का इसमें वर्णन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव का सामान्य तापमान कितना होता है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपको कभी टेम्परेचर में पूछा जाता है, कभी सेंटीग्रेड में, कभी केल्विन में पूछा जाता है। तो हम तीनों क्वेश्चन को इसमें डिस्कस कर देंगे। तो मानव शरीर का जो सामान्य यदि तापमान है आपको फ़ारेनहाइट में बोल दिया तो यह जो हो जाएगा आपको 90.86 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, लेकिन आपको सेंटीग्रेड में पूछ दिया तो आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यदि आपको केल्विन में पूछ दिया तो 310 केल्विन हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपको बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुणसूत्र बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, डीएनए एवं प्रोटीन से आपको गुणसूत्र बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड होते हैं तो वह तीनों किसमें पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए के में आपको तीनों पाए जाते हैं। और विटामिन ए का जो आपको भैया वसा में भी घुलनशील है और इसका जो इसका रासायनिक नाम है यह क्या है? और साथ ही आपको विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है यह भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम हो जाएगा अस्कर्बिक एसिड हो जाएगा। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम हो जाएगा आपको कैल्सीफिरॉल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिद्धांत डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन h/4 पाई कहलाता है। तो यह जो कहलाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को यह वर्णित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि कौन सी पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3 जो पेशियां हैं, एक चिकनी पेशियां और एक हृदयक जो पेशियां आपको अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं, वह वर्ग चुनिए जिनमें साझे लक्षण क्या है, तो जिसमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो वह जो पाए जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक स्पीसीज के 2 बेस्टों में यह पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि एम्फीबियनों में नहीं होते हैं। तो एम्फीबियन वर्ग में जो है आपको वह नहीं देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साल्क है जिसमें आपको नहीं देखने को मिलता है। लेकिन एम्फीबियन जो वर्ग होते हैं वो आपको जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रहते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्धानता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन ए में जो आपको वर्धानता और कमजोर दृष्टि की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन ये आपको कह दिया विटामिन सी से अस्कर्विक रोग होता है और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जो नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कैल्शियम से